अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। समझ नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। सीखने और सिखाने की इस रीत को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे मज़दूरों के हवाले से, क्योंकि मज़दूरों का है आलमी दिन। 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है और आज के दिन की मुनासबत से मैं तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूँ। और ये दिन जो है ये सिर्फ मज़दूरों का दिन नहीं है बल्कि एहसास का दिन है। हम मज़दूरों का दिन तो मनाते हैं उनकी तकलीफ़ में शामिल होने के लिए, उनको एहसास दिलाने के लिए, लेकिन बहुत सारे सवालात इसके साथ और रिलेट करते हैं उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से। क्या वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 19 66 966 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस जैसे जैसे मौसूल होंगे उनको शो का हिस्सा हम बनाते जाएंगे। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान पाशा साहब। उस्मान साहब जो हैं वो PhD स्कॉलर हैं लेबर लॉ के, और ये जितने भी केसेस डील करते हैं तमाम लेबर केसेस ही डील करते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है आज के मौजू के हवाले से कि उस्मान साहब के साथ एक नशिस्त की जाए और लेबर के बारे में डिस्कशन की जाए। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। उस्मान साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं जी कि 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन है, अमूमन जब भी किसी दिन को सेलिब्रेट करने की बात आती है तो उसमें एक ही दिन मखसूस किया जाना ही क्यों ज़रूरी समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जाते हैं ज़मीन पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये तारीख़ 1886 से शुरू हुई है। शिकागो के मज़दूरों ने अपने हुकूक हासिल करने के लिए, जिसमें पहली ILO ने कन्वेंशन भी पास की वर्किंग आवर्स के हवाले से कि 8 घंटे उनसे काम लिया जाए और एक हफ़्ते के अंदर मैक्सिमम 48 घंटे काम लिया जाए। उन्होंने ये एहतजाज किया और ये एहतजाज बढ़ते बढ़ते आलमी और फिर बैनुल-अक़वामी सतह तक गया, जिस वजह से उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मई का दिन मनाया जाता है। ये दिन उस दिन से मंसूब है जिसको आज तक आलमी सतह तक और फिर उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह तक मुख्तलिफ़ कौमी, लोकल या बैनुल-अक़वामी तंजीमें मनाती हैं, ताकि उन मज़दूरों ने जिस तहरीक का आगाज़ किया वो तहरीक आज कामयाबी के साथ रवां दवां है, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। ये एक दिन, वैसे तो एक दिन नहीं है, तमाम दिन ही मज़दूरों के हैं, क्योंकि मज़दूर मेहनत करता है तो मालिक अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सो पाता है। लेकिन उनकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो है वो 1 मई का दिन मनाया। बिल्कुल सही। उस्मान साहब, अमूमन ये एक सेंटेंस सुनने में मिलता है जो बड़ा आम तौर पर ज़ुबान ज़दे आम मैं कहूँगा कि मज़दूरों की खुशहाली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। ये हर शख्स जानता है जी। लेकिन जब हुकूक की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पर इस्तेहसाल होता है जी। क्या समझते हैं, क्यों ऐसा होता है? पाकिस्तान बनने के बाद 9 साल के बाद इसका पहला आइन पेश किया गया। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद कवानीन वो लागू किए गए जो पाकिस्तान बनने से पहले के थे, लेकिन उनके अंदर सिर्फ मुल्क के नाम की तब्दीली की गई। तो मैं समझता हूँ कि उनका इस्तेहसाल होने की एक वजह यह है कि हम मज़दूरों के मकाम तक जाकर उनके बुनियादी मसाइल को नहीं जांच पाते। हमें अपने पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठकर या AC वाले कमरों में बैठकर इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता कि एक आम मज़दूर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके हुकूक क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। जब हम उस जगह पर जाकर ख़ुद उन चीज़ों को महसूस करेंगे और उनके हल के लाहा अमल को जहन में रखते हुए कानून बनाएंगे या अपने बने कवानीन के अंदर तरामीम करेंगे, तो इस्तेहसाल को बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। बिल्कुल ये सही एक वजह है। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि शायद हमें इस क्लास को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। पूरी दुनिया में वैसे तो अवेयरनेस होती है, लेकिन हम चूँकि डेवलपिंग कंट्री हैं तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मज़दूरों को किस तरीके से हम कैटेगराइज़ करते हैं? कौन से लोग ऐसे हैं जो मज़दूरी में शामिल होते हैं, लेबर तबके में शामिल होते हैं? कौन से लोग ऐसे हैं जो इससे एग्जेम्प्ट हैं? देखिए, एक बहुत दिलचस्प सवाल है।
हम मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं, कमर्शियल इदारे हैं, इंडस्ट्रियल इदारे हैं, स्कूल है, फैक्ट्रियां हैं या हॉस्पिटल हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, बिल्कुल। या बहुत सारे ऐसे मज़दूर जो डेली पेड एम्प्लॉयज़ हैं। हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन मज़दूर की तारीफ़ में फॉल करता है और कौन सा नहीं। बिल्कुल। अगर कानून के मुताबिक बात की जाए तो एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे मुलाजिम को, या एक ऐसा मुलाजिम जो किसी दूसरे मुलाजिम को ना तो नौकरी पर रख सकता हो, ना निकाल सकता हो, ना कोई सुपरवाइजरी या कोई निगरानी की पावर रखता हो, और ना ही उसके पास किसी शख्स को कुछ अता करने की, रिवार्ड करने की, बोनस देने की या कुछ भी इनाम देने की पावर हो। सही। जब किसी मजदूर के पास कोई हुकूक ही नहीं है, वो आए, अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो अपने हाथ से काम करे, सही। आए और काम करके चला जाए, ऐसा शख्स मजदूर की तारीफ में फॉल करता है। अब एक ऐसा शख्स जो सिर्फ निगरानी करता है, जिसका काम मजदूरों के ऊपर निगरानी करके तनख्वाह लेना है, ऐसा शख्स लेबर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। बिल्कुल सही। ऐसे शख्स के लिए लॉज डिफरेंट हैं। एक ऐसा शख्स जो मजदूर की तारीफ में या लेबर की डेफिनेशन में फॉल करता है, उसके डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही। अब लेबर हम उस शख्स को कहेंगे या नहीं, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। हर पर्सन एम्प्लॉयड पर्सन है, लेकिन हर एम्प्लॉयड पर्सन लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है। मजदूर वो शख्स है जो मैंने आपको पहले बताया, और एम्प्लॉयड पर्सन वो है जो निगरानी करता है, कोई पावर रखता है या किसी शख्स के ऊपर कोई अथॉरिटी रखे, आपको कोई काम दे, कोई सौंपे, या खुद अपने हाथ से काम ना करता हो बल्कि करवाता हो। तो एम्प्लॉयड पर्सन और लेबर दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयड पर्सन्स भी हैं, लेबर कम्युनिटी एक हद से ज्यादा है। बिल्कुल सही। इस वजह से लेबर के लिए लॉज हैं, एम्प्लॉयड पर्सन एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फिर चले जाते हैं, वो दूसरी कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। सर, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जब भी हम लेबर्स के राइट की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरह से पूरे नहीं कर पाते। देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक सरकारी मुलाजिम के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं या उसके जो हुकूक हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा एक लेबर के लिए लॉज हैं। पाकिस्तान के अंदर कवानीन बिल्कुल मौजूद हैं। मसला उनकी अवेयरनेस का है। मजदूरों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनके लिए बनाए गए कवानीन क्या है। हम आज कहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, ओ लेवल करवाएंगे, ए लेवल करवाएंगे, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अच्छी डिग्री करवाएंगे और फिर उसके बाद सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं। अगर हम स्कूलिंग सारी या एजुकेशन प्राइवेट करवाएं, दैन उसके बाद उसको सरकारी जॉब की तरफ तवज्जो मरकूज़ कराएं, तो ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। हम अगर इस चीज़ को जान लें कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई के लिए तमाम बेनिफिट्स सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझेगा कि मैं प्राइवेट जॉब की तरफ रेफ़र करूं। बिल्कुल। अब अगर हम उनके लॉज की या उनके राइट्स की बात करें, जिस तरह अगर मैं मुशाबहत से बात करूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो रिटायर हो जाता है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने उनके लिए पेंशन ख़त्म कर दी है, लेकिन EOBI एक्ट 1976 ये कहता है कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी इदारे में 15 साल लगातार काम कर ले और उसके एज जो है वो 60 ईयर्स हो जाए, तो बाकायदा उसकी डेथ तक सरकार EOBI डिपार्टमेंट उसको पेंशन देने की पाबंद है। फिर दूसरी चीज़ ये एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 1965, वो ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉई खुद, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप और उसके बच्चे, सिबलिंग्स बहन भाई फॉल नहीं करते, बकाया जो उसकी फैमिली मेम्बरान है, अगर उनको किसी भी तर्ज से कोई मसला दरपेश आ जाता है, बीमार हो जाते हैं अल्लाह ना करे, तो 1 साल तक 10 लाख रुपए तक का सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से उनको फ्री इलाज करवाया जा सकता है। फिर लेबर डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाया है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड आपको 3 तरह के मौके या 3 तरह की बेनिफिट्स देता है। पहला, मैरिज ग्रांट। अगर किसी एम्प्लॉई के बच्चे बच्ची की शादी आ जाती है तो बाकायदा 4 लाख रुपया मैरिज ग्रांट की मद में उसको मिल रहा है। सही। दूसरी चीज़ ये डेथ ग्रांट, अल्लाह ना करे कोई एम्प्लॉई या एम्प्लॉई ही जो है ना वो वफात पा जाए, तो उसको 6 लाख रुपया डेथ ग्रांट की मद में सरकार, जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, वो उसको देती है ड्यूरिंग जॉब या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरानिए में। थर्ड ये है मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट और टैलेंट स्कॉलरशिप। कोई भी एम्प्लॉई खुद या उसके बच्चों में से कोई भी फ्रॉम प्ले क्लास टू PhD जो भी तालीमात वो पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से हासिल करता है, अगर वो लेबर
डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड एम्प्लॉई है या लेबर मजदूर है तो नर्सरी जमात से लेकर PhD तक उसकी तमाम तालीमात के अखराजात गवर्नमेंट उसको अदा करती है। सही है। इनके लिए बाकायदा वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्कूल्स बनाए हुए हैं, इनके लिए फ्री बसेस हैं, इनको खाना दिया जाता है। अभी रिसेंटली हमारी वज़ीर आला पंजाब साहबा ने ऐलान किया था कि इनको दूध दिया जाएगा, या इनसे पहले उनको 50 रुपए दिए जाते थे, उससे पहले खाना दिया जाता था, उससे पहले उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए उनको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाए, ऐसी सहूलियात उनको फराहम की जाती थी। तो ये तमाम सहूलियात सोशल सिक्योरिटी की मद में उनका इलाज, उनकी पेंशन और काम के दौरानिए में अगर उनको कोई डिसमिस कर दिया जाए तो उनको रीइंस्टेट विद बैग बेनिफिट लेबर कोड करती है। अगर उनको ड्यूरिंग सर्विस अल्लाह ना करे कोई जख्म आ जाता है तो इंजरी का मुआवजा मिलता है। अगर काम करने के दौरान उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो अपने रिमेनिंग ड्यूज ले सकते हैं। अगर काम करने के दौरान उनको कोई लीगल मसला आता है, काम पर नहीं आना चाहते, लाइक मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, अगर कोई खातून मुलाजिमा जो है वो किसी औलाद को जन्म देती हैं तो वो 3 माह तक जो है वो नहीं आ सकती और उनको मुआवजा मिलता है। अगर काम के दौरान किसी हवाले से किसी एम्प्लॉई को काम की वजह से कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो उसको फ्री इलाज करवा के दिया जाता है। ये तमाम और इनसे बढ़कर कई सहूलियात एक एम्प्लॉई को हासिल हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये चीज़ें अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखें तो नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर को तरजीह देते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉई या एक आम मजदूर या एक डेली पेड एम्प्लॉई के लिए कवानीन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मौजूद है। अगर हम उनकी आगाही दें मजदूरों को, जिस तरह मजदूर तंजीमें काम करती हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स करते हैं, तो मजदूरों को उनके ना सिर्फ हुकूक पता चलेंगे बल्कि उनका रुझान बढ़ेगा कि हम मेहनत करें, क्योंकि अलकासिबु हबीबुल्लाह कुरान पाक की भी कहता है कि मेहनत करने वाला, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप अल्लाह पाक से दोस्ती करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक उसका आपको 10 गुना ज्यादा मुआवजा अदा करेगा। उस्मान साहब, लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी सवाल उठता है कि बाज़ औक़ात इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। लेबर को शायद अपने राइट्स के बारे में इतनी डिटेल में पता भी नहीं होता है कि हमारे ये हुकूक हैं और हमें कैसे मिलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर ये लॉज क्लियर लेबर के सामने रखे जाते हैं कि जी आपके हुकूक हैं, आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारी बहुत सारी चीज़ें अपनी राइट डायमेंशन में आ जाएंगी। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन के बाद बात आती है चेक एंड बैलेंस की, आपने कानून तो बना दिया, अब उसको अप्लाई करने के बाद चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो अगर हम प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, कोई भी लॉज जब भी बनते हैं उसके बाद उसको लेकर चलना कामों में से एक काम होता है कि उसको अप्लाई करना है। हमारे प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि जब स्टार्टिंग में कोई लॉ नया आ गया है, उसको अप्लाई करना शुरू किया, कुछ अरसे के बाद वापस फिर हम अपने पुराने ट्रैक पर आ जाते हैं। जिनके राइट्स हैं वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ें उठाते हैं कि भाई इसको पूरा कैसे करें। तो ये चीज़ें कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाती हैं? मैंने इससे पहले आपको अभी बताया कि कई कवानीन ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से पहले के बनाए गए कवानीन हैं। सही। हम चूँकि लोकल लेवल पर जाकर मज़दूरों के मसाइल को खुद नहीं जान पाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मज़दूर के मसाइल को नहीं जानते और उन पर अमल दरामद का मसला आता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते, अच्छा एक इसमें मसला ये है कि हर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका पूरा प्रोसेस बायलॉज बनाए या रूल्स बनाए जाते हैं। कई कवानीन ऐसे हैं जिनके बायलॉज अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन की, बाकायदा हर लॉ को बनाने के बाद गवर्नमेंट ने उसका कंसर्न्ड डिपार्टमेंट बनाया। फैसलाबाद के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ लेबर वेलफेयर, महकमा मेहनत हुकूमत पंजाब का भी एक इदारा है, फैसलाबाद में मौजूद है। ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों के अंदर ये फॉल करता है। उनके डायरेक्टर्स डिफरेंट हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या इंस्पेक्टर्स तक। हम अगर बात करें पुलिस स्टेशंस की, तो मैं समझता हूँ मोर देन 20 पुलिस स्टेशन फैसलाबाद के अंदर हैं और हर एक SHO की या पुलिस स्टेशन की एक जुरिसडिक्शन है। बिल्कुल। लेकिन वो जराइम के हिसाब से हैं। इसी तरह सिर्फ जराइम नहीं होते, मुआशरे के अंदर हुकूक सल्बी भी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। अब फैसलाबाद की बात करें तो ओवरऑल सिर्फ 7 इंस्पेक्टर्स हैं। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी डिवीज़न है, लेकिन इंस्पेक्टरान सिर्फ 7 हैं, असिस्टेंट डायरेक्टरान सिर्फ 4 हैं, डायरेक्टरान सिर्फ 2 हैं। मजदूरों के हुकूक को उस जगह पर जाकर जानने में नाकाम होते हैं जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़, तो वो नहीं जान पाते। अगर
इन इंस्पेक्टरान को, ऑफिसरान को बढ़ाया जाए या इनकी ड्यूटीज़ को मज़ीद सख्त किया जाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, उनके चालान करें, उनको रजिस्टर्ड करें, उनको बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड करवाएं, तमाम लॉज की अवेयरनेस दें और उन पर अमल दरामद करवाएं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हर एम्प्लॉय के लिए आसान होगा। बिल्कुल सही। अब जराइम जिस तरह बढ़ रहे हैं, इसी तरह मजदूरों की हुकूक सल्बी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कई बड़े बड़े इदारे हैं जिनके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए जाए, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की हुकूक सल्बी होने से पहले उनको पता हो कि कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। हम किसी भी एम्प्लॉय की रिड्रेसल के खिलाफ एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ का डर हो कि नेक्स्ट हमने अमल दरामद करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस उन लेबर डिपार्टमेंट की वजह से मज़ीद जो है वो सख्त हो। दूसरी चीज़ ये कि लेबर डिपार्टमेंट के अलावा कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब एम्प्लॉयर्स की जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि ये लॉज हैं, आप इन पर अमल दरामद करवाएं। लाइक सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, 15 लाख से ज़ायद फैसलाबाद के अंदर मजदूर हैं, लेकिन 1.25 लाख के करीब सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं। अब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट जब अपना काम सही तरीके से नहीं करता, अगर वो तमाम एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्ड करेगा तो वो उनसे बेनिफिट। डिपार्टमेंट्स, लॉज एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की वजह से वीक है या हमारी लो अवेयरनेस की वजह से। अब इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए रिसेंटली अब हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 25 बेसिक जो लॉज हैं उनको जो है वो रिप्लेस करके एक लेबर पॉलिसी या लेबर कोड मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके जरिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को मजीद आसान और मजीद बेहतर किया जा सके। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स ऑर्डिनेंस, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट या बाउंडेड लेबर एक्ट या प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, इन तमाम कवानीन को मजीद आसान और इंसाफ की फराहमी को उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को साथ ऐड करके लेबर कोड बनाया जा रहा है ताकि इस चीज़ को मजीद आसान। तब्दीलियाँ या जिद्दत पसंदी जो है वो वक्त का तकाजा है और ये चीज़ होती जा रही है। हम ये नहीं कहते कि हम सफ़ेवल कौमों में अचानक आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पाकिस्तान जो दुनिया के सफ़ेवल कौमें हैं उनके अंदर शामिल होगा इंशाल्लाह। सर, लेबर की जब भी आवाज़ आती है प्रॉब्लम्स में हुकूक के लिए, तो अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ पर लेबर यूनियन मौजूद है वहाँ पर अपना मैसेज कन्वे करना आसान होता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस खौफ से पीछे हट जाते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कोई रिवर्स हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी या फिर हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी फियर फैक्टर जो है दिमाग में रहता है। तो उससे क्या ज़रूरी है कि अपना मैसेज कन्वे करने के लिए किसी न किसी लेबर यूनियन में ही उनको होना चाहिए? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की मुकम्मल फंडामेंटल राइट देता है। यूनियन बनाना हर मजदूर का बुनियादी हक है। ठीक। अब एम्प्लॉयर उसके अंदर इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, आर्टिकल 17 जो है वो हमें पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2010 जो है वो फराहम करता है, सॉरी सेक्शन 17। अब बात यह है कि जब भी किसी एम्प्लॉय का कोई मसला बनता है, वो अकेले आवाज़ उठाता है तो उसकी उस आवाज़ को अकेले नहीं सुना जाता। जिस तरह हम कहते हैं कि एक फिंगर मिलकर कोई काम करे नहीं हो, 2 फिंगर्स करें नहीं हो, लेकिन मुट्ठी बनाकर कोई काम करें तो वो हो सकता है। ये यूनियन मजदूरों का इत्तेहाद जो है ये दुनिया के किसी मकाम पर भी उनको उनके हुकूक दिलवाने में अहम किरदार अदा करता है। अब एक निजी इदारा है, वहाँ पर 100 मुलाजमीन काम करते हैं, वहाँ पर 80 एम्प्लॉयज़ मेल हैं, 20 फीमेल्स हैं, लेकिन वॉशरूम्स जो हैं वो सबके सेम हैं। तो अगर एक या 2 खातीन मिलकर कहें कि हमारे लिए सेपरेट वॉशरूम्स बनाए जाएं तो उनकी बात नहीं, लेकिन 100 के 100 एम्प्लॉयज़ मिलकर कहें कि खातून जो है वो प्राइवेसी उसको चाहती है तो उसके लिए सेपरेट वॉशरूम बनाए ताकि हरासमेंट इश्यूज भी ना हो और काम भी अब आसानी हो सके। तो इकट्ठे बात करेंगे तो वो उनकी बात मानी जाएगी। अब इदारों के अंदर यूनियंस मौजूद हैं, यूनियंस का इल्हाक होता है तो फेडरेशंस बनती हैं, फेडरेशंस का इल्हाक होता है तो कॉन्फेडरेशंस बनती हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनियंस भी मौजूद हैं, फेडरेशंस भी मौजूद हैं और कॉन्फेडरेशन भी।
मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला एम्प्लॉई कोई बात करे तो उसकी नहीं सुनी जाती, बिल्कुल सुनी लेकिन जाती बाद है, में वजन आ लेकिन जाता है उस जब बात का इकट्ठे वो होते वजन हैं, नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर सब एम्प्लॉइज मिलकर एक यूनियन के जरिए बात करें। अच्छा, अब कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके एम्प्लॉइज आपने बताया कि डरते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंटली कुछ यूनियंस भी मौजूद हैं, लाइक लेबर कौमी मूवमेंट, बिल्कुल। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन, या LEF लेबर एजुकेशन, या फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल पावर लूम गारमेंट वर्कर्स यूनियन है। ये वो यूनियंस हैं जिनके एम्प्लॉयज़ एक नहीं सैकड़ों या हज़ारों इदारों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से मिलकर बनी हैं। ये अपने तवस्सुत से उस इदारे के खिलाफ कंसर्न डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देकर एक्शन लेते हैं कि उस एम्प्लॉय का नाम भी ना आए और हम उनके अगेंस्ट कार्रवाई करके उनका जो लीगल राइट है वो उनको दिलवा सके। इससे ये होता है कि एम्प्लॉय का नाम भी नहीं आता और उसको, जिस तरह हम कहते हैं सिटीजन पोर्टेबल कंप्लेंट आई है या खुफिया सिगा राज में नाम रखा जाएगा, तो एम्प्लॉयज़ अपने बेनिफिट्स हासिल करने के लिए उनको ज़रूरत भी है अपने इदारों में यूनियंस बनाएं और उस यूनियन की मद में फिर इकट्ठे काम करें, उस यूनियन का नेगेटिव यूज ना करें। लाइक लॉ ये कहता है कि वर्किंग आवर 8 से 4 है, तो आप यूनियन साजी 8 से 4 के दरमियान ना करें, वो बाद में करें। यूनियन की आड़ में आप इलीगल स्ट्राइक्स ना करें। मजदूरों को भी इस चीज़ से अवेयर किया गया है। तो बिल्कुल ये है कि एम्प्लॉयज़ यूनियन बनाएं या जो बनी यूनियंस हैं उनका हिस्सा बने, ताकि एक इत्तेहाद और एक इत्तेफाक की माध्यम में वो अपने लीगल राइट्स हैं उनको मजीद आसानी से हासिल कर सकें। सो जनाब, लेबर के हवाले से डिस्कशन जारी है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान पाशा। लेबर राइट्स को डिस्कस किया जा रहा है और ये तमाम वो बातें हैं जो अमूमन लेबर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राइट्स हैं और इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मालकान हैं उनकी भी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह पर ये चीज़ें राइट्स को मुयस्सर करना बहुत ज़रूरी है। सो डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इस दौरान कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ये शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. Today we are going to have another session to explore the University of Faisalabad as TUF, offering the various departments, various disciplines, as TUF claimed a deep commitment towards the academia excellence and cultural diversity. Also, TUF providing a life-changing opportunities for the students, for their faculty members, and that's why today it's my immense pleasure to introduce my distinguished guest, Sir Muhammad Hanan Iftikhar. He's Head of Department of International Programs at TUF. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you? I'm good. Perfect. Thank you very much for asking. How are you? Good. Great. Sir, thank you so much for coming. Sapaya. Being a head of international programs at the University of Faisalabad. First of all, let us know about TNE. Is it an international program or is it something else? Well, actually, TNE stands for Transnational Education. So this is a model that actually was introduced in Pakistan almost a decade ago, way back in 2011 and 12. Where institutes in Pakistan can actually enter into sort of a partnership with institutions across the globe, usually in UK, because this is where usually Pakistanis head to. And the idea is to bring the experience, the content, and the education option here in Pakistan, for which people have to spend a lot of money. They have to go to those countries. So instead of me going to UK, the UK actually is going to come to me. Okay. Yes. So there are a lot of favorable slogans as well. If you can't go to UK, it is an ease for the audience. It is an ease for the students, by the way, instead of just going abroad, because you know it's a difficult thing to leave your family behind and go, especially at the age of 18, 20 or 21, the teenagers or the early 20s, because even the parents in Southeast Asia, India, Pakistan, both countries, it's difficult for them to let the kid go. Yes. So yeah, this is a valuable option. You're staying in your home, you're staying with your family, you're getting the best option available, you're getting the degree from a well-reputed institution, globally recognized. Yeah. What else? So as we all know about the global curve, so what about the learning experiences? Well, I would rather say that when it comes to TNE, it is basically all about the learner, the student. Even the word student is not prevalent there anymore. They call it learner. You see? So it's a learner-centric approach. So what kind of faculty do you have? Well,
We have faculty from different backgrounds. Some of them, they already have been to abroad. They have experienced the culture themselves. Some of them, probably they weren't been to foreign countries, but they were very quick learners. And they could adapt to the situation, the content at all. Because the content that we get from our partner institutions, it is pretty much comprehensive when it comes to guidelines. It's not Is just, it a bit boring or something Not at all. interesting? Not at all. I mean, had it been boring, I wouldn't have been heading the department. That's what, well, for sure I can tell you, because there is a lot of, charm in it, because like I've already said, it's a learner-centric approach. Something interesting for the students. Absolutely. Curiosity is at the helm of it. Okay. Okay, it rather nurtures curiosity among the learners. Not just the learners, the faculty members as well, even the administrative staff, because we get to experience things that probably we won't even think about doing. Exactly. But now we have to do it by virtue of the charter, because it's part of the structure itself. So to be honest, some courses and degree programs are outdated nowadays. How do you make your curriculum up-to-date, relevant? I'd like to give sort of a perspective in this context. The curriculum that we offer is actually directly communicated by the partner university to us. We do Okay. not make any changes to it. We can suggest a few Okay. in the cultural context, but that won't be even taken into the national context at all. That Is will be it taken to- interlinked with the other departments? Well, no, it's a bit different. Like I've already said, the approach itself is different. What sets apart from the other departments at the Well, University of Islamabad? The idea is, I won't just say the University of Islamabad, but the local education sector. Yes, sir. I'll again get back to this learner-centric approach. You see, Okay. psychologically having a look at this, because in TNE, I'm expected to be a psychologist as well, not just a teacher. This is a demand on their part. They want me to act as a psychologist. And if I find a student who is not very responsive or is a bit naughty in the class, that is a student I need to It is invest my demand time of in. the hour. It's demand of the hour. They would ask me about it. They would want me to comply, show Okay. compliance that that there were certain cases where the student was not, they were disinterested, and somehow I had a dialogue with them, I counseled them, and I brought them back to the classroom sessions. How do you put your effort to enhance the skills of the students? Well, again, there are certain approaches, different approaches that we keep on adapting. You know what? The first things first, that we give them confidence that whatever they will do, they'll be appreciated. Not for the result, but for the effort. You see, if my effort is being acknowledged that, okay, I did something, and then somebody's also giving me some suggestions that, okay, there is another way to do the same thing, or maybe you can do this 1-2 things, and you'll get better results. So that's what I would say is sort of our philosophy, that one way or the other, we have to acknowledge the effort. We have to praise people for the effort. So this builds a lot of confidence among them. So do you offer any entrepreneurship? Well, yes, we do. We, when I already talked about curiosity, it's all about thinking, imagining, and trying to connect two different irrelevant things, and then you come up with something new. And that's basically what an entrepreneurial. So what kind of internships or what kind of workshops especially to learn, to regain the knowledge? Well, there are 3 approaches that we are adopting. One Okay. is that we purely go psychological and behavioral. Okay. Sessions that we would like the students to understand or desensitize them about certain cases, because let's talk about both the genders working together. You see, Exactly. sometimes we come across these instances where students, the boys and girls, probably they're not comfortable working with each other. So Yes. we had this session to Okay. desensitize them, because they Okay. will have to work with each other Yes. in professional life until the last breath, by the way. Anyways, this is how we coexist. Exactly. But it really paid off. That workshop that we conducted was hardly 45 minutes or so. It was just to desensitize them that you have to intermingle, you have to know the limits. Pretty much sure, no You are problem at working all. on the communication. Yes, we are working on the communication Verbal and skills and non-verbal. interpersonal skills, by the way, Okay. because that doesn't just stay limited to the classrooms. That goes far beyond that. Because you want your students to explore at international levels. You want to Definitely. meet them to We are preparing them for global impact, by the way. We don't even start thinking about where we are locally. It's a virtual perspective, I would say, that you have to think about it. You could be working anywhere. I mean, I had a student coming to my office very recently, and he had some questions. Said, I can't ask anything like this to anyone, but I feel like I can ask you. And he said that I believe there are aliens out there. So what kind of job platforms the University of Islamabad is offering to the students? I reckon TUF itself has
more than 70 partnerships with different institutions. And Globally? not globally, locally, but Okay. TUF International Program is actually working on partnerships on global context. Why? Because a student who is having a foreign degree program, they're not limited to Faisalabad, they're not limited to Pakistan, they're not even limited to Asia, by the way, they're global now. Yes, sir. You see? Sir, basically the University of Faisalabad claimed that TNE is offered by TUF. Is there any other specific university in Faisalabad that is offering as well? Well, that's a very interesting question. There are institutions that are offering, but a full-fledged university, no. That's only TUF. Okay. And you know what? All the institutions are respect worthy for everybody, but that's how Yes, the sir. education imparting institution should be dealt with. But Yes. why TUF sets itself apart? Because things that other institutions have to work on, TUF offers the same by the virtue of its charter. So for us, it's just a routine matter. For them, it's something big. Now, this equally allows us to think big as well, because the basic requirements are being met automatically. Exactly. So because all we know about the Pakistan's education system nowadays, what navigates your disciplines apart from the others? The most important thing in this context is perspective. You know, I would again say, am I preparing myself for the city that I live in, or Yes, for the sir. country that I live in, or Exactly. for the region that I live in, or probably I'm actually preparing myself globally so that I could work anywhere, wherever I want to go. And for that, if I have a university degree that is well respected, is well reputed, is well accepted, okay, I already got a passport for the whole globe. So TNE is affiliated or it's a full-fledged? Well, it is definitely a policy. It depends on the policy of the HEC as well. They acknowledged it very recently. Okay. So TNE, Transnational Education, is basically that HEC itself regulates, like it regulates everything else. See, so yes, we have to seek affiliation. HEC is offering workshops as well. They recently had a conference, by the way, a couple of months ago. What about the scholarships? Scholarships, that's an internal matter for TUF. However, on the other end, certain partner universities from UK offer scholarship options as well. So I'll spend like a couple of years here, and if I have been performing extraordinarily, Okay. just for the sake of example, I mean, I'll tell you about University of London. They have this policy. Okay. If the student has been extraordinary in their examinations and their academics, they probably would offer scholarship to the student to come and study third year of the degree program in London at University That's really of London. amazing. And the stipend usually goes somewhere around £6,000 a year. So what are the biggest challenges for the students? For the students from this local setup, I think this is a change of mindset. Because you have to actually take off from what you are, what you have been for the past 18 Challenges years. are the opportunities. Definitely. But again, somebody has to facilitate and ease it off for them. You know, initially the students are coming in, they're having their own challenges. They have been part of certain schooling systems, certain, what I would say, schooling ideologies. Now you're here, you're studying an international degree program. So environment really matters. So we want them to actually come and experience a different Okay. environment. And जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात करें जी लेबर डे के हवाले से और ख़ुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर उस्मान पाशा को, जो PhD स्कॉलर हैं लेबर लॉ और लेबर केसेस को डील करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले लेबर राइट्स को डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनको पूरा करना हमारे लिए लाजिम है और लेबर के क्या क्या राइट्स हैं जिनके लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सो अब चूँकि उस्मान साहब जो हैं ये लेबर केसेस को ज़्यादातर डील करते हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर बड़ा कम ख्याल आता है लेबर के बारे में, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है और बहुत मुझे लगता है कि रेयर पर्सन्स या एडवोकेट्स होते हैं जो लेबर के केसेस को चूज़ करते हैं कि जी हम लेबर के केसेस ही लड़ेंगे। तो आपने ये इंतखाब कैसे किया? सर इसकी एक वजह यह है कि मैं ख़ुद एक लेबर का बेटा हूँ और मैंने लेबर के मसाइल को करीब से जाना है। मालिकान की जानिब से वकालत करने के मौक़े हमें सैकड़ों मिलते हैं, लेकिन लेबर की वकालत की एक बड़ी रीज़न ये है कि इस काम में बरकत है और ये खिदमत खल्क है। सही। अगर क्रिमिनल, सिविल या किसी और कैटेगरी के एडवोकेट्स की बात करें तो उनकी फ़ीस लाखों में है, लेकिन लेबर की फ़ीस हज़ारों में भी नहीं है। जो शख्स रोज़ाना का 500 या 1000 रुपया कमाता है, अगर उसको कोई मसला आता है तो वो इतनी फ़ी
एडवोकेट के लेवल की नहीं पे कर पाता, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर भी ये है। लेकिन मेरे रब की ये अता है कि अल्लाह पाक मज़दूरों की दुआ से बहुत मुश्किलें आसान कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे पैसे जो गलत तरीके से कमाएं, अल्लाह ना करे वो वैसे ही हम कासिद बन के आगे किसी ना किसी मजबूरी या अल्लाह ना करे बीमारी में लगा देते हैं। लेकिन मज़दूरों की दुआ हासिल करके अगर हम कोई काम करें तो अल्लाह पाक उसमें बहुत बरकत डालता है। मैं अपने पेशे से बेहद खुश हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात का करोड़ बार शुक्र है, अल्लाह पाक ने हर नेक और जायज़ ख्वाहिश को लेबर की प्रैक्टिस के ज़रिए ज़रूर पूरा किया। इसलिए लेबर की प्रैक्टिस करता हूँ कि लेबर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनके राइट्स के ऊपर माइनर तरीन बहुत कम एडवोकेट्स काम करते हैं। 3 से 4 वकला फैसलाबाद में हैं जो लेबर की जानिब से जो ना वो केसेस लड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस काम में फीसें नहीं हैं और वकालत एक ऐसा पैसा है जो एक गहरा समुद्र है जिसके अंदर रहते हुए हम जितने मर्जी जो है ना वो पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन लेबर के ऊपर अगर इस चीज़ को साइड पर रख के कि हमने पैसे कमाने हैं, आप मेहनत करें, काबिलियत की तरफ जाएं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको गायबाना तरीक़ों से भी बहुत नवाजती है। अल्लाह पाक की ज़ात आपकी मदद करती है और आपको लेबर की दुआओं से हर दम कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सही। उस्मान साहब, नॉर्मली किस टाइप के लेबर के इश्यूज सामने आते हैं जब केसेस आप डील कर रहे होते हैं? फैसलाबाद के अंदर लेबर की 2 कोर्ट्स हैं, एक अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और कमिश्नर अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जिनको मुआवजा कमिश्नर कहा जाता है, और दूसरी पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 4। लेबर कोर्ट में 2 तरह के केसेस आते हैं। किसी भी एम्प्लॉई ने किसी इदारे में काम किया, लाइक वर्क चार्ज एम्प्लॉई के तौर पर वो वासा, इरिगेशन, PHA, FDA, FWMC या किसी ऐसे इदारे में काम करता है जो ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऐसे एम्प्लॉई को 9 मंथ्स रेगुलर काम करने के बाद उसकी उस पोस्ट पर रेगुलर BPS स्केल दिलवाने तक सरकारी मुलाजिम बना, तो उनके केसेस उनको रेगुलर या उनको रीइंस्टेट करवाने के केसेस ज़्यादातर आते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये, उसी कोर्ट में अगर कोई एम्प्लॉई डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया तो उसको रीइंस्टेट करवाना, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रेगुलराइज करवाना, फिर ये है कि किसी की ट्रांसफ़र हो गई है तो उसको रुकवाना, किसी की प्रमोशन रुक गई है उसको रुकवाना, किसी ने काम किया और उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो वो दिलवाना। फिर ट्रेड यूनियन इश्यूज़, यूनियन के इंटरनल जो रेफरेंडम होते हैं, उस रेफरेंडम के अंदर रजिस्ट्रार की जानिब से या अपोजिट यूनियन की जानिब से अगर कोई इलीगैलिटीज़ की जाती हैं तो उनको बेहतर करना, ऐसे केसेस आते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। लाइक अगर कोई एम्प्लॉइज़ यूनियन बनाते हैं तो उस यूनियन की आड़ में यूनियन बनने से पहले उनको डिसमिस कर दिया जाए या उनके हुकूक सलब किए जाएं या प्रेशराइज किया जाए, तो उसके ऊपर लेबर कोर्ट आपको दादरसी फराहम करती है। दूसरी तरफ जो अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट या कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन की कोर्ट है, वो आपको ये रेमेडी प्रोवाइड करती है। जो प्रैक्टिस चलती है कि अगर कोई एम्प्लॉई ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो गई है तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन साहब जो है वो देते हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। दूसरी चीज़ ये कि अगर एम्प्लॉई को डिसमिस कर दिया गया और वो अपने रिमेनिंग ड्यूज़ लेना चाहता है, जिनके अंदर ग्रेजुएटी, बोनस, ओवर टाइम, एनुअल लीव्स, 5% जो है ना वो प्रॉफिट, उसके अलावा नोटिस पे, तो ये तमाम जो रिम्यूनरेशंस हैं वो उसको हर जानने के साथ, लाइक कंपेंसेशन के साथ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स वो उनको दिलवाए जाते हैं। फिर इसके अलावा किसी भी एम्प्लॉई ने अगर किसी इदारे में काम किया और काम के दौरान उसको कोई इंजरी आ गई तो उस इंजरी का मुआवजा, कंपेंसेशन दिलवाने के लिए जो कोड बनाई गई, ये उनको दादरसी फराहम, ये प्रैक्टिस है। उस्मान साहब, जो कॉम्पनसेशन की आपने बात की है, बहुत सारी जगहों पर ये सवाल उठता है कि हमें मुआवजा पूरा नहीं दिया जाता, ख़ास तौर पर जो भी गवर्नमेंट के डिसाइडेड वेजेस हैं उससे कम पैसे दिए जाते हैं, या तो फिर उसको टाइम की मद में पूरा नहीं किया जाता या फिर ज़्यादा काम लेकर थोड़े पैसे दिए जाते हैं। किस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर, कंपेंसेशन एक डिफरेंट चीज़ है, लो वेजेस एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है। कंपेंसेशन वो है कि अगर कोई एम्प्लॉई को कोई इंजरी लाहक हुई है, उस इंजरी का मुआवजा शेड्यूल 4 के मुताबिक वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 के, लाइक सिर्फ अगर आप बाजू टूट गया है तो उसकी अलहदा आपको कंपेंसेशन है, अल्लाह ना करे वफात हो गई है तो उसकी डिफरेंट है, अगर आपको सिर्फ ज़रब आई है तो उसका मुआवजा डिफरेंट है, जल गया है या कोई मसला दर छोटी सी अगर कोई बीमारी लाहक हो गई है या आपको कोई ऐसा ज़ख्म आ गया है जो लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इनका इलाज हो सकता है, तो उनका मुआवजा मुख्तलिफ है। जो लो वेजेस हैं
इसके लिए पहले था मिनिमम वेजेस एक्ट 1969, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अमेंड करके बनाया गया दोबारा मिनिमम वेजेस एक्ट 2019। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन ऑफ 2024 किसी भी अनस्किल्ड एम्प्लॉय की जो गैर हुनरमंद है और सबसे लो पेड एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी मिनिमम 37,000 है। बिल्कुल। 8 घंटे काम लिया जाएगा, 1 घंटा रेस्ट होगा, महीने में 26 डेज उससे काम लिया जाएगा, वीक में 6 दिन, और उसमें से भी रोज़ाना काम में से 8 घंटे में से 1 घंटा रेस्ट दी जाएगी। अब ये अनस्किल्ड एम्प्लॉय की 37 है, जो स्किल जिसके पास जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी सैलरी मैक्सिमम या बढ़ती जाएगी। अब मिनिमम जो सैलरी है वो भी अगर नहीं मिलती तो लो वेजेस के लिए या लेस वेजेस के लिए आपको लॉ ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आपके पास अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की कोर्ट मौजूद है, जिनके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर जिनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है वो आपके केसेस को समाअत करते हैं। उसके लिए आप मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 के तहत लेस वेजेस का केस फाइल कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी एक मिसाल यूँ देता हूँ, एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 37,000, गजट नोटिफिकेशन उसको फराहम करने की इजाज़त देता है, मालिक उसको देता है सिर्फ 15,000। सही। तो जो उसके दरमियान के 22,000 हैं वो हर माह के 22,000 के हिसाब से अपना डिटेल शीट बनाकर केस फाइल कर सकता है, और उस केस को 3 तर्ज से, लाइक लेबर प्रैक्टिशनर जो मजदूर तंजीमों के हेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मजदूर लीडर, वो लड़ सकते हैं। मुतलका एरिया का जो लेबर ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की उनके पास पावर होती है, वो खुद भी रेफरेंस बनाकर केस फाइल कर सकता है या एडवोकेट के जरिए। कोर्ट इस एम्प्लॉयर को कॉल करके दोनों को रिकॉर्ड तलब करने के बाद दोनों पार्टीज की एविडेंस लेती है, और फिर उसके बाद एडजुडिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और डायरेक्शन दी जाती है। उस डायरेक्शन पर अमल होता है जिसके तहत जो लेस वेजेस हैं वो कोई भी एम्प्लॉय हासिल कर सकता है। बिल्कुल सही सर। एक टर्म यूज होती है डाउन साइजिंग, जी, जिसको आजकल राइट साइजिंग कहते हैं। सो इस हवाले से क्या कोई लॉ आया है कि इसको रोका जा सके? एक कोई भी मजदूर काम करते करते एकदम से उसको पता लगता है कि कल से वो वर्किंग पर नहीं है, एक इमीडिएट मैसेज जो है वो दे दिया जाता है कि जी हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। सर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 आपको ये एम्प्लॉयर को बाउंड करता है कि कोई भी एम्प्लॉयर लेबर कोर्ट की इजाज़त के बगैर ना तो इदारे को डायरेक्टली बंद कर सकती है बगैर इजाज़त रैंडमली, ना 50% से ज़ायद एम्प्लॉयज़ को अचानक टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक प्रोसेस स्टार्ट रेगुलर चल रहा है, एम्प्लॉयर्स को काम मिल रहा है और वो उस काम को पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर किए जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। डाउन साइजिंग तब होती है जब काम एक नहीं पीछे से स्टॉप होता है। अब एम्प्लॉयर को काम ही नहीं मिल रहा, तो वो उसको ना मिलने की बाबत जब एम्प्लॉयज़ को उसने पहले हायर किया हुआ है और हायर किए गए एम्प्लॉयज़ का उनको मुआवजा भी अदा करना पड़ा है लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो वो डाउन साइजिंग करता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि वो उतने ही एम्प्लॉयज़ रखे या उनको पहले इस चीज़ का इल्म रखे कि आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट कर रहा हूँ। अगर किसी रेगुलर एम्प्लॉय को या परमानेंट एम्प्लॉय को इस तरह डाउन साइजिंग में डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो लेबर कोर्ट उसको विद बैक बेनिफिट्स जो है, जिस तरह अब हमारे पास केस है तो 40 एम्प्लॉयज़ जिनको डाउन साइजिंग में, वैसे तो 1400 प्लस एम्प्लॉयज़ को निकाला, तो 40 एम्प्लॉयज़ का हमने केस फाइल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो विद बैक बेनिफिट्स जिस दिन से केस फाइल हुआ था तब से लेकर केस के डिसीजन होने तक बैक बेनिफिट्स के साथ रीइंस्टेट फ्रॉम सर्विस हुए। लॉ 50% एम्प्लॉयज़ को या अचानक बंद करने पर रोकता है, लेकिन इस पॉइंट पर लॉ साइलेंट है कि डाउन साइजिंग में एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए। बिल्कुल हम इसके अंदर एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ साजबाज होकर कोई कार्रवाई ना की जाए, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को रोके या डाउन साइजिंग में एम्प्लॉयज़ को अचानक टर्मिनेट ना किया जाए। एम्प्लॉयर को पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को जहन में रखते हुए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करूं, और कंसर्न डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलात को लीगल पॉइंट्स के हिसाब से रोके ताकि लॉ के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो डाउन साइजिंग में ना निकाला जाए। बिल्कुल सर। एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज देना चाहें? अच्छा, एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस के लिए मेरा पहला एम्प्लॉयज़ को ये पैगाम है कि आप जितने भी मज़दूर तंजीमें हैं या
इनका इंतखाब करें, इनको ज्वाइन करें, या जितने भी लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, आए दिन इवेंट्स होते हैं, इनको ज्वाइन करें ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो आपके राइट्स क्या हैं, आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। बकाया एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके राइट्स के लिए भी आप उनकी आवाज़ बने ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ अपने जो राइट्स हैं उनका इल्म रखें और उनसे इल्म वाबस्तगी रखते हुए जितना मैक्सिमम हो सके उसके ऊपर काम करें। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं समझता हूँ उनकी एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो हर इदारे में जाकर या जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इकट्ठा करके मैक्सिमम सेमिनार्स करवाएं। थर्डली ये कि बज़रिया सोशल मीडिया इस कैंपेन को स्टार्ट किया जाए कि लोकल लेवल पर जो इदारे हैं, जो लूमें लगी हुई हैं, छोटे छोटे इदारे हैं, ऐसे इदारों के एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए, फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए उनके हुकूक उनको बताए जाएँ। हम जिस तरह टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की कमर्शियल्स देखते हैं, हम 1 से 1.5 मिनट सिर्फ उनके राइट्स ही उनको बताएं, तो जिस तरह बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं, उनके राइट्स का उनको इल्म हो। जब राइट्स का उनको इल्म होगा तो ये चीज़ बढ़ते बढ़ते एक मकाम इस तक जाएगी कि एम्प्लॉयर को इस चीज़ का डर होगा, अगर मैंने कोई इलीगैलिटी की तो इस कैंपेन का नतीजा मेरे अगेंस्ट आ सकता है, और एम्प्लॉयज़ को उनके हुकूक जो है वो बज़रिया अदालत या बज़रिया कानून बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सो जनाब, आज लेबर के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर उस्मान पाशा साहब। बहुत डिटेल में डिस्कशन रही और बहुत कुछ समझने को भी मिला अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तमाम वो बातें हैं जो अमूमन हम ख्याल नहीं करते अगर लेबर के हुकूक की बात की जाए। आज का दिन ख़ास तौर पर लेबर के राइट्स के ऊपर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मज़ा तब है कि लेबर के राइट्स जो हैं ये आज के दिन के बाद इस सेहत के साथ हम चलें कि लेबर को उनके हुकूक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम देंगे और उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि जब लेबर खुशहाल होती है तो आपके कारोबार, आपकी तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली, जो चीज़ें उस्मान साहब ने कही कि लेबर्स को उनके राइट्स के बारे में आगाही देनी चाहिए, और इसमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का हवाला बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हवाला है कि उसके ऊपर भी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि लेबर के ये राइट्स हैं। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कन्वे किया जाता है वहाँ पर लेबर के राइट्स के ऊपर भी आवाज़ उठाई जाए, उनको बताया जाए कि आपके ये हुकूक हैं, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, किसी भी सेक्टर में उनके जितने भी हुकूक हैं उनको अदा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।